हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कनेडियन सिटीजनशिप को लेके। मुझे लगता है पहले भी मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करी हुई है आप लोगों के साथ, बट मैंने सोचा कि आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि कनाडा की अगर आपने सिटीजनशिप लेनी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। बहुत शॉर्ट सी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको सब पता चल जाएगा इस वीडियो में कि अगर आप कनाडा में सिटीजनशिप कनाडा की लेना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कितना टाइम लगता है, फीस कितनी होती है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए हेल्प चाहिए तो मैं आई एम हियर। आप डेफिनेटली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू आउट। तो अब सबसे पहली होती है जो रिक्वायरमेंट, फटाफट से, जैसे मैंने बोला बहुत छोटी सी वीडियो में बता दूंगी आपको कि सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो। ऑब्वियसली कनाडा की सिटीजनशिप सबसे पहले तो वही लोग ले सकते हैं जो कनाडा के पीआर हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप पीआर हो जाते हो, जैसे मैंने आप अपनी बहुत सारी वीडियो में भी बताया होगा कि पीआर का क्या फ़ायदा होता है। पीआर का फ़ायदा है कि इट कैन लीड यू टू गेट अ सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है सिटीजनशिप लेना जितना कि कनाडा में है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कनाडा में आपके पास पीआर अगर है तो सिटीजनशिप लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपको सबसे पहले पीआर होना कनाडा का ज़रूरी है, तो मेक श्योर आपके पास कनाडा की पीआर हो। पीआर होने के बाद दूसरा चीज़ ये है कि कनाडा में पीआर होने के बाद आपको रहते हुए 3 साल होने चाहिए। मतलब कि पिछले 5 सालों में से 3 साल आप काउंट करोगे। आपके कनाडा में प्रेजेंस जो होती है, लगातार रहो चाहे बीच में, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं बीच में मतलब इंडिया गया था, जब गई थी, क्या वो दिन काउंट हो गए। आपको 1095 मतलब 1095 डेज आपको कंप्लीट करने होते हैं कनाडा में रहते हुए। तो उसके बाद आप अपनी जो है सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि 3 ईयर्स कंप्लीट टोटली, चाहे वो मतलब पूरे पिछले 5 सालों में, चाहे वो लगातार 3 साल पूरे हो चुके हैं, या फिर उसमें से आप मतलब किसी भी कंट्री में बाहर गए थे, चाहे आप 2 दिन के लिए गए थे, चाहे 3 दिन के लिए गए थे, वो दिन आपने माइनस करने हैं। कई लोग जैसे कनाडा में होते हैं और वो मतलब यूएसए घूमने चले जाते हैं, जहाँ यूरोप चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हो, इंडिया ही क्यों नहीं जाते, चाहे 1 महीने के लिए अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए। जो भी दिन आपके पीआर के बाद, जो भी दिन आपके माइनस होंगे, मतलब जो भी दिन आपके बाहर होंगे कनाडा से, वो माइनस किए जाएंगे आपकी प्रेजेंस में से, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कई लोगों की ये भी कन्फ्यूज़न रहती है, आपके जो कनाडा में 3 साल की प्रेजेंस उन्होंने मांगी है, बट जो 1 साल जो आप जिस टाइम पे आप स्टूडेंट थे, जहाँ आप वर्क परमिट थे, अब लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि आप वो टाइम मतलब काउंट नहीं होगा। वो काउंट टाइम, जब आप टेम्पररी रेजिडेंस होते हो वो टाइम काउंट होता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ अप टू 1 साल तक, मतलब अप टू 1 ईयर तक ही काउंट करते हैं। मतलब कि मैक्सिमम 365 डेज ही काउंट करते हैं उसके। तो मान लो अगर आप 2 साल की आपने स्टडी करी है तो 2 साल में से वो सिर्फ एक ही साल उसको काउंट करेंगे। ऑब्वियसली उसके बाद आपने वर्क परमिट पे भी थे, 2-3 साल पीआर में लेने भी लग गए, वो काउंट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 साल चाहे आप स्टडी, मतलब टोटल जितने भी आप, जब तक आपकी पीआर नहीं हो, जब तक आप पीआर नहीं हो गए, तब तक आप चाहे 3 साल रहे हो चाहे 4 साल रहे हो कनाडा में, वो उसमें से मैक्सिमम सिर्फ एक ही साल काउंट होगा। तो 1 साल वो हो गया, 2 साल आपके पीआर के बाद होगा, तो इन टोटल आपके ये जो है 3 साल ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। मतलब कि पीआर के बाद अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं, पीआर के बाद आपको 2 साल ही रहना पड़ता है, लगातार रह लो 2 साल पिछले 5 सालों में से, ठीक है। तो वो उसके पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको कंप्लीट करने हैं 3 ईयर्स इन कनाडा। उसके बाद आपके टैक्सेस फिल होने चाहिए, वो तो हर कोई करता ही है, जो भी कनाडा में, हम चाहे स्टूडेंट भी होते हैं तब भी हम टैक्सेस वगैरह फिल करते हैं। तो टैक्सेस वगैरह फिल करने होते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मुझे आइल्स करनी पड़ेगी। आइल्स का सीन ऐसा है कि अगर आप, लेट्स से, अगर आपने कनाडा में, जैसे जो स्टूडेंट आते हैं, अगर उन्होंने स्टडी करी होती है, आपके पास सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ होना चाहिए कि आप
आपको मतलब इंग्लिश आती है बेसिकली। अगर आपने कनाडा में स्टडी करी है, तो मेरे केस में मैंने अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाया था, जिससे मुझे आइल्स का एग्ज़ाम जो है नहीं देना पड़ा सिटीजनशिप के लिए। बट अगर आपके पास, आपने यहाँ पे स्टडी नहीं करी है, किसी और बेसिस पे आप कनाडा आए थे, आपको सिटीजनशिप लेने के लिए आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट उसके मार्क्स बहुत कम रहते हैं। उसको CLB 4 चाहिए, वो मतलब वही 4 बैंड के आसपास है, आपका काम हो जाता है सिटीजनशिप का। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद जो है आपको सिटीजनशिप का टेस्ट देना होता है। ये मैं रिक्वायरमेंट बता, सिटीजनशिप का टेस्ट अगर आपकी एज 18 से लेके 54 के बीच में है, तो आपको सिटीजनशिप का टेस्ट देना ही पड़ेगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका टेस्ट एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, बट वो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि आप टेस्ट क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, बट बाकी सबको टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। ये थी 4-5 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब आप सोचोगे ये चलो मैं फुलफिल कर रहा हूँ, उसके बाद आपको ऑनलाइन जाके एक फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना होता है। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखते जाना साथ साथ में। उसको आपको फिल करना होता है फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर फॉर्म को, मतलब उसमें आपके डेज काउंट होते हैं, कितने डेज मुझे हो चुके हैं। पहले सिर्फ एप्लीकेशन जो होती है पेपर एप्लीकेशन होती थी, बट अब जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भी होती है, तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। और इसका जो फीस रहती है $630 इसकी फ़ीस होती है। $630 फीस आपको पे करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत ही लंबा है। ठीक है, 17 मंथ्स तो वेबसाइट पे मेंशन्ड है, 17 मंथ्स, बट कई बार जल्दी भी आ जाती है। मेरी आने में बहुत टाइम लगा। मैंने जब अप्लाई कर दिया था तो मुझे 1.5 से 2 साल लग गए। वो इसीलिए क्योंकि जब जब आपकी एप्लीकेशन चली जाती है ना, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है, हर एक स्टेप बाय स्टेप चेक होता है। आप ऑनलाइन चेक करते रह सकते हो कि कौन से स्टेप पे आपकी एप्लीकेशन पहुंची है। जब आपको ओथ के लिए इनविटेशन आता है कि आपको ओथ अटेंड करनी है, वो सिटीजनशिप का टेस्ट होने के बाद आता है। ठीक है, टेस्ट तो मेरा हो गया था। उसके बाद जब मेरी ओथ आई थी ना, तो मैं इंडिया में थी उस टाइम पे, और मैं वहाँ पे अपनी ईमेल मैंने चेक ही नहीं करी। और ये भी था, अगर मान लो मैं चेक भी कर लेती, फिर भी मेरी मिस होनी थी, क्योंकि जो उन्होंने मुझे डेट दी थी सिटीजनशिप की ओथ लेने के लिए, उस टाइम पे मैं वापस नहीं आने वाली थी इंडिया में। और आप ओथ को ध्यान रखना है कि ओथ आप किसी भी और कंट्री में नहीं ले सकते। ओथ लेने के टाइम पे आपको कनाडा में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप झूठ बोल के किसी और कंट्री में ले लेते हो ओथ, तो वो आपके मतलब बैकफायर हो सकता है। किसी भी हालत में आपको, चाहे आप US से ही क्यों ना हो, आप जो है ओथ नहीं ले सकते। मेरी जो ओथ है 2 बार मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी। पहली बार मैं इंडिया में थी, दूसरी बार मुझे अब याद नहीं, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी। जब आप ऐसे कैंसिल करते हो, मतलब रीस्केड्यूल करवानी पड़ी थी, कहने का मतलब है जब आप रीस्केड्यूल करवाते हो ना, तो फिर बहुत ही लंबा टाइम खिंच जाता है। पहली बार में, अब जैसे मेरे केस में मेरा ये सिनेरियोज हो गए थे, तो मेरा लंबा खिंच गया टाइम, 1.5-2 साल में मेरी सिटीजनशिप हुई है, 1.5 साल में। बट अमित की अगर मैं बात करूँ, तो अमित की तो मतलब वही 7-8 महीने में आ गया था सारा प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने पहली बार में ही जो उनको आता गया वो पहली बार में फिनिश करते गए। तो यही था मतलब प्रोसेस, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। बाकी स्टेप बाय स्टेप इसकी एप्लीकेशन जो है उसकी वीडियो वैसे तो ऑलरेडी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यही थी आज की वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।